मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय में दिव्यांगों को किए कृत्रिम अंग वितरण। परमार्थ निकेतन का व्यक्त किया आभार, कहा उत्तराखंड को हर हाल में बनाएंगे दिव्यांगता मुक्त। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या के प्रयास के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। आरोपी हल्द्वानी जेल में बैठकर बना रहे थे हत्या की योजना। रुद्रपुर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ली खाद्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक। खरीफ खरीद फसल संबंधी ली गई बैठक। किसानों की दिक्कत पर भी की गई चर्चा। कोटद्वार की मालन नदी में मिला एक व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस जुटा रही जानकारी। और प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से मैदानी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। एसडीएम जसपुर ने किया नदी किनारे बसे लोगों के घरों का निरीक्षण। जमीन कटान को रोकने के लिए सिंचाई विभाग को दिए निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। महावीर सेवा सदन एवं परमार्थ निकेतन ने संयुक्त रूप से कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दिव्यांगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्य में लगे महावीर सेवा सदन एवं परमार्थ निकेतन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये सराहनीय प्रयास है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो उसका अलग आत्मीय सुख होता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिव्यांगता मुक्त उत्तराखंड के लिए सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। दिव्यांगों के कल्याण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन परंपरागत हस्तशिल्प और लोक कलाओं को प्रभावी मंच प्रदान करते हैं। ऐसे आयोजन शिल्पियों, बुनकरों और कारीगरों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 दिवसीय यह आयोजन संगीत, मनोरंजन के साथ ही लोक कला एवं लोक संस्कृति की विरासत से भी आम लोगों को जोड़ने तथा भावी पीढ़ी को भी विरासत सौंपने का कार्य करेगा। उन्होंने इस आयोजन में प्रतिभाग कर रहे लोक कला व हस्तशिल्पकारों का स्वागत करते हुए कहा कि यह आयोजन उन्हें अपनी कला के प्रदर्शन का बेहतर अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य आश्रम पहुंचे। यहां जगतगुरु शंकराचार्य राजेश्वर आश्रम से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी ब्रह्मलीन प्रकाशानंद जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मिली जीत समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए विधायक ममता राकेश के बेटे अभिषेक पर भी मीडिया से चर्चा की। इस दौरान भाजपा में शामिल अभिषेक ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को 26 बीडीसी मेंबर्स का समर्थन पत्र सौंपा। इस मौके पर हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। का प्रण लिया था और आज इस प्रण को निभाते हुए जैसे कि हमारी प्रत्याशी ब्लॉक भगवानपुर से करुणा करवान मेरी छोटी बहन करुणा कर्णवाल जी को घोषित कर दिया गया है। आज मैं अपने पार्टी के सानिध्य में
क्योंकि पार्टी सबसे पहले आती है। अगर पार्टी का कोई आदेश हुआ है तो उस आदेश को हमें अपने सर माथे पर रखकर उसका पालन करना चाहिए। जब ज्वाइन की थी तो सभी के साथ आए और आज पार्टी के लिए मेहनत करके मैं अपने साथ 26 बीडीसी मेंबरों को पार्टी को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी को अर्पित करता हूं। उन सदस्यों के जरिए से हमारी छोटी बहन और मेरे सहयोग से, सभी के सहयोग से, पार्टी के सहयोग से छोटी बहन करुणा करवार जी ब्लॉक प्रमुख बनने जा रही हैं, तो मैंने बधाई देना चाहता हूं। ब्लॉक प्रमुख हैं, ये भी अभी तक के इतिहास में कभी हरिद्वार में नहीं थे। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बधाई देना चाहता हूं कि ये भी पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जब 6 के 6 ब्लॉकों में आज हमारे अध्यक्ष होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके मन में सवाल आ सकता है कि अभी तो नामांकन, लेकिन जिस तरीके से एक तरफा, अब यदि मैं भगवानपुर विधानसभा की ब्लॉक की बात करूं तो इस ब्लॉक में अभी जो अभिषेक ने कहा है और अभिषेक ने कहा है कि इतने सदस्य, जबकि हमारे टोटल शेष सदस्य और दोनों को मिलकर के लगभग पूरे सदस्य होते हैं, तो भगवानपुर एक तरफा हो रहा है हमारा। ऐसे ही हमारा चाहे रुड़की ब्लॉक है, चाहे नारसन ब्लॉक है, चाहे लक्सर है और चाहे बहादुराबाद है, इन 6 के 6 ब्लॉकों में लगभग एक तरफा जो है हमारे जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं। देखिए, मैंने शुरू में इस बात को कहा था, कांग्रेस के लोग अपने लोगों को बिकाऊ क्यों बोल रहे हैं? दिक्कत तो मुझे वो लग रहा है, प्रलोभी क्यों बोल रहे हैं? ये तो उनसे पूछना चाहिए। हमारे साथ मैंने कहा कि जनता का जो जनादेश है, जनता विकास चाहती है, और जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं जनता के प्रभाव से आ रहे हैं, प्रेशर से आ रहे हैं। जनता भी विकास चाहती है, वहाँ का जनप्रतिनिधि विकास चाहता है। उनको पता है केंद्र में मोदी सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार, तो क्यों ना पंचायत भाजपा की सरकार बने, इसलिए लोग आ रहे हैं। सितारगंज पुलिस ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रचने का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी हीरा सिंह भी शामिल है। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने बताया कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश जेल में रची गई थी, जिसमें एक तांत्रिक भी शामिल है। इस तांत्रिक को आरोपी ने 5 लाख रुपए भी दिए थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। तहरीर के आधार पर हमने एक अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें माननीय मंत्री जी सौरभ बहुगुणा जी के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रच के उनको नुकसान पहुंचाने के संबंध में एफआईआर पंजीकृत किया है। इसमें काफ़ी मतलब रिवीलिंग चीज़ें हमें मिली हैं। काफ़ी पैसा हाथ बदला है और बाहर से कुछ व्यक्तियों को लाने का मतलब प्लानिंग भी चल रहा था। इस संबंध में पूछताछ के बाद जो है हमने 4 लोगों को हमने हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर दिया गया है। अग्रिम विवेचना प्रचलित है। अभियुक्तों ने ये कबूला कि 5,70,000 रुपये उसको पेमेंट मिला है माननीय मंत्री जी को नुकसान पहुंचाने के लिए। माननीय मंत्री जी को किसी के द्वारा पता चले कि इस तरह से आपके साथ ये साजिश की जा रही है आपको जान से मारने की, उन्होंने इसकी सूचना जो है पुलिस को दी। पुलिस को सूचना देने के बाद में जो है हमने एफआईआर किया इनके नाम। ये लोग जो है पैसा दे करके और किसी के थ्रू माननीय मंत्री जी को जान से मरवाना चाहते थे। पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है, अब जो मामला होगा वो सामने आए। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत 3 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर आयोजित ग्रामोदय मेले और शरदोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित सांसद और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या रुद्रपुर पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने और पार्टी के विकास कार्यों को हर घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
देहरादून के सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आयोजित संजीवनी 2022 दिवाली फेस्ट का समापन हुआ। समापन समारोह में सीएम धामी की धर्मपत्नी गीता धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में लगे विभिन्न जिले के करीब 70 स्टॉलों का अवलोकन किया, जिसमें प्रदेश के स्थानीय उत्पादों और खानपान को दर्शाया गया है। उन्होंने भी इन स्टॉलों से खरीदी की और कई उत्पादों के बारे में जानकारी भी ली। इस मौके पर गीता धामी ने फेस्ट की सराहना करते हुए कहा कि एक और समस्त अधिकारीगण प्रदेश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, वहीं महिलाएं भी राज्य और देश के विकास में सहयोग कर रही हैं। राज्य सरकार वाइफ्स के द्वारा यहाँ पे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने और उनके द्वारा जो हस्तशिल्प कलाएं हैं, उनके द्वारा जो उत्पाद की गई वस्तुएं हैं, सामग्रियां हैं, यहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, बाजार मिला है। और आज जो है हमारे वे समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए वो व्यक्ति जो है लोग, उनको अपने इन उत्पादों को बेचने के लिए यहाँ पे जो मार्केट मिला है और आज वे जो है आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अपने घर का जो है खर्च चला रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही सराहनीय। प्रदेश भर में डिजिटल राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। डिजिटल राशन कार्ड को लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश भर में डिजिटल राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इस राशन कार्ड के माध्यम से उपभोक्ता अपना राशन किसी भी अनुबंधित दुकान से ले सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में देरी जरूर हो रही है, लेकिन आने वाले समय में सभी राशन कार्डों का डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 24 लाख कार्ड धारक हैं और 50% डिजिटल राशन कार्ड बनाने का काम पूरा हो चुका है। उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। स्मार्ट राशन कार्ड या डिजिटल राशन कार्ड बनाने की सिर्फ इतनी कल्पना थी कि डिजिटल राशन कार्ड के माध्यम से उसको कैरी करना आसान रहेगा, उसके फटने की जो आशंका है वो खत्म होगी। डिजिटली वो कहीं पे भी एटीएम के रूप में उसका उपयोग किया जा सकेगा। हम लोगों ने फूड एटीएम की हम लोगों ने बात करी थी, एक को हमने स्थापित किया, शेष अभी हमारे लेने बाकी हैं, तो वह भी हम लोग लेकर आएंगे। तो निश्चित रूप से वो डिजिटल कार्ड के माध्यम से वो उसका उपयोग कर सकता है और उस डिजिटल कार्ड के माध्यम से वो कहीं पर भी उसका उपयोग करते हुए जो है उसको अनुमन्य जो चाहे वो गेहूँ हो, धान हो इत्यादि वो वहाँ से ले सकता है। आज मैं कह सकती हूँ कि लगभग 24 लाख राशन कार्ड पूरे प्रदेश भर में है। लगभग 50% से ऊपर हमारा काम हो चुका है और शेष भी जो है हम लोग बहुत जल्द उसको पूर्ण कर लेंगे और हर एक व्यक्ति पर डिजिटल राशन कार्ड आने वाले समय में आप देखेंगे। और अब खबर देहरादून से, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ती दुर्घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं, जिसे देखते हुए अब मैदानी मूल और पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के मानकों में बदलाव की मांग उठने लगी है। लैंसडौन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में 18 सीटर बस को ही परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि मार्ग सकरे हैं। उनका कहना है कि सीट बेल्ट को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ज्यादातर देखा गया है कि सीट बेल्ट लगाने से व्यक्ति भी गाड़ी के साथ खाई में जा गिरता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री से बातचीत की है और अब पत्र भी भेज रहे हैं। मैंने शासन से बात करी है, माननीय मुख्यमंत्री से बात करी है, माननीय परिवहन मंत्री से बात करी है कि मैदानी क्षेत्रों का जो परिवहन नियम है उनको पहाड़ों पर लागू न किया जाए और इसके तहत जो पहाड़ों में बड़ी बसें जाती हैं 40 सीटर, 45 सीटर, 55 सीटर, तो उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए और 18 सीटर से ऊपर की गाड़ियों को पहाड़ों में जाना अलाउ नहीं करना चाहिए। और जितनी भी हमारी यातायात की जो एजेंसियां हैं उनको भी निर्देशित करना चाहिए कि क्रमबद्ध होकर नई गाड़ियों को जो है 18 सीटर से ऊपर की बसें न लगाई जाएँ। इसका कारण यह है कि एक तो बहुत सारी कैजुअल्टी होती है, दूसरा पहाड़ों में
सड़कें जो हैं बहुत पतली हैं, नैरो हैं, तो उसमें छोटी गाड़ी ज़्यादा सुगमता से जा सकती हैं। तो ये मेरा सुझाव है। उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में रामलीला नाटक के मंचन की परंपरा 107 साल पुरानी है। वहीं काला ढूंगी में रामलीला कमेटी 125 सालों से रामलीला आयोजित करती आ रही है, जिसे देखने बड़ी संख्या में दूर दराज के लोग पहुंचते हैं। कुछ लोग पैदल तो कुछ लोग बैलगाड़ियों में सवार होकर पहुंचते हैं। दर्शकों ने बताया कि दशकों पहले रामलीला का मंचन रात को मशाल, लालटेन से लेकर चीड़ के छिलकों की रोशनी में किया जाता था। जो मिली कम से कम इस काला ढूंगी रामलीला कमेटी को 125 साल से ऊपर का समय हो गया होगा। क्योंकि रामलीला जो है ये ब्रिटिश साल से मतलब अंग्रेजों के समय से शुरू से पहले तो जो स्थिति होगी, लेकिन हमने पब्लिक का रुझान बहुत अच्छा रहता था। तो एक देश में भी मतलब लालटेन से रामलीला हुई है। आज के समय की रामलीला तो कुछ बिजली के होने से और कुछ नयापन भी आ गया है, और जो बात पुरानी रामलीला में थी वो अब लोग कहते हैं कि इस समय वो बात ही नहीं। विकासखंड बाराकोट में आयोजित लड़ी धूरा महोत्सव का समापन हो गया है। इस दौरान काकड़ और बाराकोट से भारी बारिश के बीच निकली मां भगवती के देवी रथों ने लड़ी धूरा मंदिर में परिक्रमा कर भक्तों को आशीर्वाद दिया। भारी बारिश के बाद भी लड़ी धूरा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का पूजा करने का क्रम जारी रहा। दोपहर बाद सबसे पहले 2:30 बजे काकड़ से लड़ी धूरा मंदिर पहुंचा। रथ में कालिका के डांगर कल्याण सिंह अधिकारी भी मौजूद रहे। मंदिर पहुंचकर गांव के देव डांगरों ने सभी को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कई निसंतान महिलाओं ने भी दिव्य रथों की परिक्रमा कर आशीर्वाद लिया। लड़ीधुरा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष नागेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि बारिश के बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नहीं आई है। काकड़ और बाराकोट से देवी रथों के मंदिर पहुंचने के पश्चात आज लड़ीधुरा महोत्सव 2022 का समापन हो गया है, जिसकी संपूर्ण क्षेत्रवासियों को बधाई। मौसम के प्रतिकूल होने के बावजूद भी, भारी चेतावनी होने के बाद भी युवाओं और माताओं बहनों के जोश में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने बहुत आराम से सुसज्जित तरीके से देवी रथों को मंदिर तक पहुंचाया, इसलिए वह सब बधाई के पात्र हैं। आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी सभी युवाएं, माता बहनें इस प्रकार का सहयोग करते रहेंगे। संपूर्ण क्षेत्र में खुशहाली रहे, सुख संपन्नता रहे, ऐसी मां भगवती से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मूसलाधार बारिश के चलते 4 दिन से लोहाघाट तनकपुर ऑल वेदर सड़क मार्ग बंद होने से उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो को लगभग 16 लाख रुपए की चपत लग चुकी है। डिपो के वरिष्ठ लिपिक भुवन गतोड़ी ने बताया कि पिछले 4 दिन से डिपो की बड़ी बसों का संचालन नहीं हुआ। वहीं आरटीओ के द्वारा छोटी बसों को आने जाने की अनुमति नहीं मिलने से भी यात्रियों को परेशानी हो रही है। भारी बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। विभाग के बाद ये बड़ी गाड़ियों की इस रास्ते संचालन की सरकार से अनुमति नहीं है, तो छोटी गाड़ियां ही संचालित हो सकती हैं। 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। विभाग को 4 लाख प्रतिदिन के हिसाब से घाटा हो गया है। सारा दिन हो गया है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देवधुरा से जितनी भी गाड़ी, छोटी गाड़ी हमारे पास है, उनको हम संचालित कर रहे हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त बना हुआ है। वहीं रामपुर बैराज से 32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे बन्नाखेड़ा और सुल्तानपुर पट्टी में कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कोसी नदी में छोड़े गए भारी मात्रा में पानी से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से दिखाई दे रहा है। बता दें कि बीते 4 दिनों से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। सुल्तानपुर पट्टी में कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की गई है।
है कि कोई भी लोग जहाँ पर जल भराव की स्थिति जैसे आती है वो तुरंत जो है उस क्षेत्रों को अपना छोड़ दें। वैसे मैंने बरैनी, बन्ना खेड़ा और ये दोराई तक जो मैंने जो है पूरा नदी का किनारा जो है अपने से भ्रमण करके देखा, लेकिन कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी के घरों में पानी वगैरह वो है। थोड़ा सा जो है कोसी नदी का पानी बढ़ा हुआ है, लेकिन वो भी नदी से बाहर की तरफ कहीं पर भी नहीं आ रहा है, सामान्य स्थिति। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।